की जबान है। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है। तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पजामा शेरवानी पहनने वोट नहीं चाहिए। कान मैं पूछना चाहता हूं असद भाई से, क्या बदला, क्या बदला और आप क्यों बदले? आरएसएस अन्ना तो वैसे ही है, आप क्यों बदले? आपकी क्या सियासी मजबूरी है कि आप आज आरएसएस अन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। तेलंगाना के जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन का महामुकाबला शुरू हो गया है और इस दफा यह सिर्फ एक सीट का इलेक्शन नहीं बल्कि एक इज्जत का सवाल बन गया है। एक तरफ है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और दूसरी तरफ है बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव। दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए हैं। जुबली हिल्स जो हैदराबाद के दिल में वाक़ है, तेलंगाना की सियासत का एक अहम मरकज बन गया। कांग्रेस इस बार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि बीआरएस से ये सीट छीन ले, जबकि बीआरएस भी अपनी इज्जत बचाने और वापस पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर आने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हालांकि यह बाई इलेक्शन कांग्रेस की सरकार से ज्यादा असर में नहीं आएगा क्योंकि उनके पास असेंबली में कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। लेकिन अगर कांग्रेस हार जाती है तो इसका नतीजा सिर्फ एक सीट का नुकसान नहीं होगा बल्कि सीएम रेड्डी के लिए एक बड़ी सियासत चोट होगी। यह हार बीआरएस के वर्किंग के हौसले बुलंद करेगी और कांग्रेस के अंदर जो लोग सीएम के क्रिटिक है उन्हें भी बोलने का मौका मिल जाएगा। इसी वजह से रेवंत रेड्डी ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मिलकर कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए जबरदस्त कैंपेन किया है। दूसरी तरफ के.टी. रामाराव ने भी बीआरएस के लिए अपना पूरा पॉलिटिकल वेट डाल दिया है। जुबली हिल्स का ये बाई इलेक्शन असल में कांग्रेस और बीआरएस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी भी बीच में घुसकर दोनों के प्लान्स को बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो जुबली हिल्स का इलेक्शन हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है। 2009 में कांग्रेस ने यह सीट जीती थी, तब आंध्र प्रदेश अभी यूनाइटेड था। 2014 में यह सीट तेलुगु देशम पार्टी के पास चली गई थी। उनके बाद तेलुगु देशम पार्टी के मगंती गोपीनाथ ने अपनी पार्टी छोड़कर टीआरएस, जो आज बीआरएस से, वो ज्वाइन कर ली। 2014 में एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट नवीन यादव को उतारा था, जो अभी कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट है। इस बार वो टाइम पर नवीन यादव को सिर्फ 9,242 वोट्स हासिल हुए थे। कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी और टीआरएस का परफॉर्मेंस बहुत कमजोर था। 2014 की बात करूं, 2018 में एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा क्योंकि उस वक्त टीआरएस के साथ इनका दोस्ती का रिश्ता था। उस इलेक्शन में गोपीनाथ ने कांग्रेस के पी विष्णुवर्धन रेड्डी को 16,000 वोटों से हरा दिया। फिर आया 2023 का इलेक्शन। कांग्रेस ने इस बार फॉर्मर इंडियन कैप्टन और एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन को कैंडिडेट बनाया। लेकिन इस बार यानी 2023 में एमआईएम ने सोचा कि कांग्रेस को ये सीट जीतने नहीं देंगे और इसीलिए एआईएमआईएम खुद मैदान में उतर गई। एआईएमआईएम ने इस बार मैदान में उतारा था रशीद फराजुद्दीन को, जिसे उस बार काफी लोगों ने एक स्ट्रैटेजी माना जिससे बीआरएस को फायदा मिले और वाकई बीआरएस के गोपीनाथ को फायदा मिला और उन्होंने हैट्रिक जीत लगा दी। मागंटी गोपीनाथ ने 16,337 वोट से अजहरुद्दीन को हरा दिया, यानी अजहरुद्दीन सेकंड नंबर पर थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या अगर से उस टाइम पर एआईएमआईएम वहां पर नहीं होती तो क्या अजहरुद्दीन जीत जाते एमएलए की सीट? जी हाँ, बिल्कुल। उस टाइम पे पब्लिक को ये भरोसा था कि बीआरएस के साथ अलायंस है एआईएमआईएम का, चाहे वो मैदान में भी हो, लेकिन बीआरएस को सपोर्ट कर रही है, इसीलिए उन्होंने 1/3 बीआरएस को वोट डाला। हो सकता है कि अगर से उस टाइम पर एआईएमआईएम पार्टी वहां पर नहीं होती तो कांग्रेस के कैंडिडेट जो मोहम्मद अजहरुद्दीन है वो जीत जाते, एमएलए बन जाते। अब जो है 2025 के बाई इलेक्शन में कांग्रेस और एआईएमआईएम ने एक नया चैप्टर की शुरुआत की है। दोनों के बीच में दोस्ताना अच्छा हो गया, अलायंस हो गया समझो। क्योंकि भाई तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो अलायंस हुआ एआईएमआईएम और कांग्रेस का, इससे कांग्रेस को भी फायदा हो रहा और एआईएमआईएम को भी फायदा हो रहा। एआईएमआईएम वाले बोल रहे कि चलो भाई कांग्रेस वाले डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिए ओल्ड सिटी में, हमको यही चीज चाहिए था। जो भी ओल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट का काम करेगा, चाहे किसी की भी सरकार रहने दो, हम उनके साथ रहेंगे, हमारा काम बन रहा है इसीलिए हम उनके साथ हैं। और हम लोग जो है किसी के पास नहीं गए, वो लोग खुद हमारे पास है तो हम भी ओके बोले और हमारा काम चल रहा। कांग्रेस का भी ये मानना है कि चलो भाई एआईएमआईएम का साथ अगर से हमको जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में मिल जाएगा तो 1 लाख मुस्लिम वोटर्स है वो लोग भी हमें सपोर्ट कर जिता देंगे। तो 2025 में जैसे कि मैंने कहा कांग्रेस और एआईएमआईएम ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की। एआईएमआईएम ने इस बार अपने कैंडिडेट नहीं उतारा और सीधा कांग्रेस को सपोर्ट देने का फैसला किया। ये वही नवीन यादव है जिन्होंने 2014 में एआईएमआईएम के टिकट पर कंटेस्ट किया। अब ये कांग्रेस के कैंडिडेट है और इन्हें एआईएमआईएम का पूरा सपोर्ट मिल रहा। एआईएमआईएम और कांग्रेस के इस नए इक्वेशन ने बीआरएस के लिए मुश्किल तो पैदा कर दी है। ये दोनों मिलकर मुस्लिम वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि जुबली हिल्स के वोटर्स में लगभग 35% मुस्लिम पॉपुलेशन है जो बड़े ही शान और शौकत और जोश के साथ वोटिंग करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप हमेशा बोलते हैं कि मुसलमान लीडर बनना, बल्कि अजहरुद्दीन को मिनिस्टर बना दिए, क्या आप इससे खुश नहीं है? भाई अल्हम्दुलिल्लाह अजहरुद्दीन मिनिस्टर बन गए। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि एक मुसलमान को लीडर बना दिए।
कांग्रेस ने इलेक्शन के बिल्कुल आखिरी फेज में यही सरप्राइज मूव किया है। इन्होंने अजहरुद्दीन को अपनी स्टेट कैबिनेट में शामिल कर लिया। यह स्टेप बीआरएस के हमले को काउंटर करने के लिए उठाया गया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने के 2 साल हो गए थे और अभी तक कैबिनेट में कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं था। बीआरएस ने इस मूव को कांग्रेस का डिप्रेशन कहा। बीआरएस का कहना है कि कांग्रेस को समझ आ गया है कि उन्होंने अपने 6 गारंटीज और बाकी इलेक्शन प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, इसलिए वो अब मुस्लिम वोट्स के सहारे अपनी सीट बचाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस इशू पर अपनी पॉलिटिक्स चालू कर दी है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन तक डिमांड कर दी है कि कांग्रेस का ये कैबिनेट एक्सपेंशन रोक दिया जाए और यहाँ पर बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। बीजेपी का कहना है कि 4 लाख वोटर्स है, जिसमें सिर्फ 1 लाख मुसलमान है तो 3 लाख हिंदू है। अगर कांग्रेस और बीआरएस ये सोचती है कि मुसलमान वन साइड वोट डाल के किसी भी पार्टी को जिता देंगे तो हमारे 3 लाख वोट है, अगर से वो 3 लाख हिंदू वन साइड वोट डालेंगे बीजेपी को तो बीजेपी जीत जाएगी। तो बीजेपी का ये बहुत ही पुराना और खतरनाक खेल है। ये खेल खेल कर ही कामारेड्डी में ये लोग सीट जीत गए और कई जगह पर जो एमएलए इनके बने सेम यही खेल खेल कर बने हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भाई दूसरे पार्टियां कौन भी जीत जाओ, अपन को कोई फर्क नहीं है, लेकिन बीजेपी नहीं जीतना। कई बार ये लोग दोनों के बीच की लड़ाई में तीसरा बाजी मार लेता बोलते हैं वैसा गेम खेलते। तो कांग्रेस के कैंपेन के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी का एक बयान काफी वायरल हुआ। इन्होंने कहा अगर कांग्रेस है तो मुस्लिम है। इस स्टेटमेंट पर बीजेपी और बीआरएस दोनों ने काफी हंगामा मचाया। बीआरएस ने कहा कि कम्युनल स्टेटमेंट है और बीजेपी ने तो इसको सीधा मुस्लिम अपीसमेंट का सबूत बताया। बीजेपी के लीडर बंडी संजय ने कांग्रेस को मुस्लिम की पार्टी तक कह दिया। उसने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कांग्रेस। इन्होंने कांग्रेस और एआईएमआईएम पर इल्जाम लगाया कि वो तेलंगाना को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, बंडी संजय ने हिंदू वोटर से अपील की है कि वो एक वोट बैंक बनकर कांग्रेस और बीआरएस और एआईएमआईएम के खिलाफ वोट करे। इसने ये भी कहा कि अगर कभी ऐसा दिन आया कि मुझे वोट के लिए टोपी पहननी पड़े तो मैं अपना सर कटा लूंगा। मैं एक अनअपोलोजेटिक हिंदू हूँ। इस पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया, अगर बीजेपी बाई इलेक्शन हार गई तो क्या आप मान लेंगे कि हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है? जुमे के दिन अकबरुद्दीन ओवैसी भी जुबली हिल्स के शेखपेट के अंदर जुमे की नमाज अदा करने आए थे। सभी लोग यही सोच रहे थे कि कांग्रेस को अपना सपोर्ट देकर कुछ ना कुछ बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अकबरुद्दीन ओवैसी को फौरन सीमांचल जाना पड़ा, जहां पर एआईएमआईएम के सीट ज्यादा जीतने के चांसेस बन गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल की आवाम से गुजारिश की है कि वो एआईएमआईएम को कामयाब करे। ओपिनियन पोल के अंदर 12 से 14 सीट जिताते हुए यानी जीतते हुए एआईएमआईएम पार्टी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका के सीएम इब्राहिम ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करती, अगर मुसलमानों के हक में कुछ नहीं कर सकती तो घर बैठ जाए। सिर्फ वोट के वक्त मुसलमानों का नाम लेना और फिर भूल जाना, यह सियासत अब नहीं चलेगी। इन्होंने कहा, सीएम रेवंत रेड्डी जरा याद रख लो, इज्जत किसी पार्टी का एहसास नहीं होती, इज्जत कमाई जाती है और मुसलमानों ने वो इज्जत अपने अमाल से कमाई है। हमने इस मुल्क में कभी किसी से भीख नहीं मांगी, हमने हमेशा मेहनत की है और आज भी हम इसी देश के वफादार और इज्जतदारी नागरिक है। तो अगली बार जब मुसलमानों के बारे में बोलने जाओ तो जरा इतिहास पढ़ लेना ताकि बेवकूफ़ी से बच सको। अरे रेड्डी, क्या बेवकूफ हुआ क्या मेरा बाबा? सलमान जो है टारगेट करके एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का बोलता, हमारे वजह से तुम ना इज्जत है। अरे हजारों साल से है हमें यहाँ। ताजमहल तुम्हारा बाबा बंधाया था, लाल किला तुम्हारा चीचा बंधाया था। आज भी वो लाल किले के ऊपर खड़ के प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहा, कौन बंदे से है? इज्जत तुम लोग किससे मिली? शाहजहां से नहीं मिली। आज दुनिया का कोई आदमी है तो भी जो है ताजमहल को ले जाकर दिखा रहे, वो नहीं रहता क्या दिखाते थे तुम्हें? तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम अपने रब के पास इस वक्त तक हरकत नहीं करेंगे जब तक उससे 5 सवाल ना कर लिया जाए। इसकी उम्र के मुतालिक के किस काम में खर्च की, जवानी के मुतालिक के किस काम में बोसीदा की, इसके माल के मुताबिक के कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया और जितना इल्म था उस पर कितना अमल किया। सिलसिला 2690। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।